इसमें हम लोग जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन थे उसको देख रहे थे। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। इसमें सबसे पहले 220 का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, जिसमें 20 क्वेश्चन तक सॉल्व हो चुका है। अब ये क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर ये रहा, उसको आप क्वेश्चन को देखें। मैं पढ़ के सुना भी देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि टाइम इंटरवल्स मेजर्ड बाय ए क्लॉक गिवन द फॉलोइंग रीडिंग्स। रीडिंग्स क्या है? जो रीडिंग्स है उसको हम लोग x1 x2 करके मान लेते हैं। x1 इज इक्वल टू 1.25 सेकंड, x2 इज इक्वल टू 1.24 सेकंड, x3 इज इक्वल टू 1.21 या 27 सेकंड, x3 इज इक्वल टू 1.21 सेकंड एंड x5 इज इक्वल टू 1.28 सेकंड। ये ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं और कह रहा था क्वेश्चन में व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो इतने सारे ऑब्जर्वेशन हैं, परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालना है हमें। तो ये सिंपली 11th क्लास के सिलेबस पर डिपेंड है। एरर एनालिसिस का ये क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। एवरेज परसेंटेज एरर इसमें निकालना है, उसका एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस फॉलो करने के बाद आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकेंगे। तो अब देख लीजिए, वो प्रोसेस भी यहाँ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन है उनका एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए 1.25, 1.24 प्लस 1.27 एंड प्लस 1.21 एंड प्लस 1.28 अपॉन 5, ऐसे एवरेज निकल जाएगा। और ये इज इक्वल टू देखो इतना हो जाता है एवरेज अगर निकालेंगे आप। तो ऐड करने के बाद 8, 1, 7, 20 ये आपका हो गया 9, 16, 4, 55, यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, इस तरह से ऐड कर देंगे तो 3 to 5 to 7 to 9 तो ये आपका हो गया 20। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6.25 अपॉन 5, तो ये 1.25 आ जाएगा। तो जो एवरेज हमने निकालना था वो निकाल दिया, ये आ गया कितना 1.25। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, डेविएशन हम निकालते हैं। तो पहला जो डेविएशन है वो है डेल्टा x1। निकालने का तरीका होता है x1 माइनस x बार। ठीक है, डेल्टा x2 दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x बार, डेल्टा x3 इज इक्वल टू x3 माइनस x बार, डेल्टा x4 इज इक्वल टू x4 माइनस x बार। ठीक है, डेल्टा x5 इज इक्वल टू x5 माइनस x बार। सब ये मॉड में रहेगा और सारी वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो देखो एक करके हम दिखा देते हैं। 1.25 माइनस 1.25 दिस इज इक्वल टू 0। ये देखो 1.25 यहाँ पे है 24 और माइनस 1.25 ये आपका बचेगा माइनस के साथ 0.01, लेकिन मॉड है तो पॉजिटिव बन जाएगा। इसी तरह से ये है आपका 1.27 माइनस 1.25 ये आपका आ जाएगा 0.02। इसी तरह से 1.x4 की जो वैल्यू है 1.21 माइनस 1.25 ये आपका आ जाएगा 0.03। इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे 0.04 और ये है आपका 1.21 माइनस 1.28 और ये है आपका 0. ये मैंने गलत लिख दिया है, ये 0.8 और 25 ये आएगा आपका 0.03। ठीक है, अब एवरेज डेविएशन का भी एवरेज निकाल देते हैं। तो डेल्टा x बार जितने हैं सबको ऐड करेंगे, 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 एंड प्लस 0.04 एंड प्लस 0.03 अपॉन 5। ठीक है, ऐड कर लेते हैं। तो 7, 9, 10
ये आ गया 0.10/5 0.02, ये आपका डेविएशन का एवरेज निकल गया। हमें यहाँ पे एवरेज परसेंटेज इधर निकालना है, डेल्टा x बार अपॉन x बार इंटू 100%। ये फार्मूला हो गया, हम यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे 0.02 अपॉन x बार की वैल्यू है 1.25 इंटू 100%। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, डेसिमल खत्म कर दिया, 2/125 इंटू 100%। आप इसे चाहें तो छोटा कर सकते, जैसे भी चाहें सॉल्व कर सकते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 25 से आप कैंसिल करेंगे, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। 8/5 दिस इज 1.6% आ जाएगा आंसर। तो आप देखें क्वेश्चन का जो विकल्प है उसमें पहला विकल्प आप देख रहे हैं कि 1.6% है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 को आप देखें। क्वेश्चन नंबर 22 आप जब देखेंगे तो देखो 22 में क्या कह रहा था, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखा। और इसमें क्या रहा है, व्हेन ए यूरेनियम आइसोटोप्स 92, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, 92 यूरेनियम 235 इज बम्बार्डमेंट विथ न्यूट्रॉन्स। ये न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन जो बोर्ड स्टैंडर्ड का है। With a neutron, it generates 3689 PR, 3689 krypton PR, 3 न्यूट्रॉन्स एंड 3 न्यूट्रॉन्स दे रहा है, मतलब यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स 3 टाइम 0 and 1। अब क्या कहता कि इसके अलावा और क्या ये जनरेट कर रहा है और क्या बना रहा है। तो देखो सबसे पहले उस रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। बम्बार्डमेंट होता है 0 and 1 का, ठीक है, और यहाँ बनता है, ये तो क्रिप्टॉन हो गया। और हम यहाँ पे मान लें कि एक जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो X है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है। यहाँ पे 92 आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो 92 प्लस 0, और यहाँ पे अगर हम n ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, या यहाँ पे हम m ले लेते हैं और यहाँ पे हम a ले लेते हैं, मान लो सपोज दैट, तो ये देखो LHS में 92 प्लस 0 इज इक्वल टू LHS में इधर वाला होना चाहिए 36 प्लस m, ध्यान दीजिए, एंड प्लस 3 टाइम 0, 3 टाइम 0। तो यहां से m इज इक्वल टू आ गया 92 माइनस 36, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 56 आ। इसी तरह से इस a की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ये कैसे निकलेगा, ऐसे इसे ऐड करेंगे, 235 प्लस 1 इज इक्वल टू 89 एंड प्लस a एंड प्लस 3 टाइम 1। अब a की वैल्यू निकालेंगे तो आप देख पाएंगे कि a इज इक्वल टू, हम करें तो यहाँ से देखो 236 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ 89 और 3 ये 92 हो जाएगा, माइनस 92। सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से 4 बच गया और ये देखो 14 बच गया, 144। यानी ये जो भी है x, इसकी क्या पोजीशन है कि x एक्चुअली AXM, ये एक्चुअली क्या है, ये है 144x, और m के जगह पे आप लिख सकते हो ये 56। क्लियर हो गया। अब आप फिर से एक बार ऑप्शन को देखें तो जो पहला ऑप्शन है उसमें क्या दिया हुआ है, 56 वेरियम 144, ठीक है, बाकी किसी में ऐसा नहीं है। तो यहां से हमें सीधे मिल भी गया, और ये प्राइमरी से रिएक्शन है न्यूक्लियर फिशन का। अगर आप
रिएक्शन पढ़े हुए हैं तो सीधे ही आंसर आ गया विद इन सेकेंड। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ये 56 बेरियम 144। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसमें आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में आप देखेंगे कि एकदम बेस क्वेश्चन दिया हुआ है, सीधा सीधा पूछा है कि व्हाट हैपेंस, आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे ये क्वेश्चन रहा, आप देखें, व्हाट हैपेंस टू द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट व्हेन इट इमिट्स गामा रेडिएशन। तो गामा रेडिएशन जब होता है तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं आप अपने क्वेश्चन को देखें तो इसमें लिखा है कि मास नंबर डिक्रीजेज बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2, मास नंबर इंक्रीजेज बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2, है ना भाई। सी में दिया है अनचेंज और डी में दे रहा मास नंबर रिमेन्स अनचेंज एंड एटॉमिक नंबर बाय 1। तो आपका आंसर हुआ सी, जिसमें है अनचेंज। इससे 23 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही हो गया। अब आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 इलेक्ट्रॉनिक्स का है, बेस क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसमें क्या कह रहा है कि फॉर द, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है देख लें, फॉर द लॉजिक सर्किट शोन द ट्रुथ टेबल। तो ये देखो एक लॉजिक सर्किट बना रखा है और इसमें देखो क्या है, आप ध्यान देंगे कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें, कुछ भी नहीं है। ये है बस, यहाँ पे आउटपुट y दिया हुआ है और ये a है और ये b है, बस यही है आपका लॉजिक सर्किट। अब इसमें क्या कह रहा था कि इसमें ट्रुथ टेबल दिया है ऑप्शन में, आप देख लें, तो उसमें से कौन सा ट्रुथ टेबल होगा ये आपको जज करना है, ये बताना है। सबसे पहले इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि देयर आर 3 फंडामेंटल गेट्स, 3 फंडामेंटल गेट्स होते हैं। एक का नाम है आर गेट। आर गेट को हम ऐसे बनाते हैं, ये है आर गेट, ठीक है, ये हो गया आर गेट। क्लियर। आर गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो a प्लस बी इज इक्वल टू वाई होता है। यहाँ पे a अगर है, यहाँ पे b है, यहाँ पे y है। और इसका जो ट्रुथ टेबल होता है वो भी मैं बना दूं, सारी चीज़ों को मैं बता दूं जिससे आगे क्वेश्चन कहीं मिलते हैं। और मैं आपसे बता दूं कि अगली जो परीक्षा हो रही 2021 का, आज ही मैं आपको बता देता हूं कि इसका क्वेश्चन फिर आपको मिलने वाला है। तो आप इसमें कहीं से भी किसी गलतफहमी के शिकार नहीं होंगे। इसी तरह का क्वेश्चन फिर मिलने वाला है, तो सीख लीजिए। मैं बता भी दे रहा हूँ थोड़ा सा। इसमें देखो 0 0, देखिए एक्चुअली जो ये आप देख पा रहे हैं ये लॉजिक गेट, ये जो है बूलियन ऑपरेशंस पर डिपेंड रहते हैं। एक बूलियन बीजगणित है जिसमें मुख्य रूप से 3 ऑपरेशंस हैं, आर ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन एंड नॉट ऑपरेशन। जो बूलियन बीजगणित है वह लॉजिक पर डिपेंड बीजगणित होती है, वो लॉजिक पर डिपेंड करती है। लॉजिक में 2 तरह के सेंस हम लेते हैं, एक पॉजिटिव टाइप का और दूसरा नेगेटिव टाइप का। जो हमारे लिए पॉजिटिव टाइप का सेंस होता है उसके लिए हम बाइनरी नंबर 1 का उपयोग कर लेते हैं, और जो हमारे लिए नेगेटिव सेंस डेवलप करता है उसके लिए हम बाइनरी नंबर 0 मान लेते हैं। क्लियर हो गया। तो इसी तरह जो वेरिएबल्स हैं बूलियन अलजेब्रा में, वह वेरिएबल्स यही होते हैं, बाइनरी नंबर्स होते हैं, और इन्हीं के आधार पर सारे ऑपरेशंस को हम कंडक्ट करते हैं। ये जो प्लस है ये और ऑपरेशन को शो करता है। और ऑपरेशन के रूल क्या हैं? एक्चुअली ये सेट थियरी पर आधारित बीजगणित होता है, और ये यूनियन ऑफ सेट से लिया गया है।
डॉट यानी एंड ऑपरेशन, डॉट उसमें होता है, उस डॉट को इंटरसेक्शन ऑफ सेट से लिया गया है। एंड जो आपका नॉट गेट है, नॉट ऑपरेशन है, उसमें हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, बार लिखते हैं, वह कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से लिया गया है। तो जिसे भी सेट की जानकारी है, सेट के ऑपरेशंस की जानकारी है, उसको बहुत समस्या नहीं होती। जैसा कि आप देखें, ये 0 + 0 0 हमने इस टेबल में रखा। टेबल क्या होता है, इसको हम सत्यता सारणी कहते हैं, ट्रुथ टेबल कहते हैं। वो ट्रुथ टेबल ये वह होता है, वह ऐसा सारणी होता है, ऐसा टेबल होता है जो इनपुट और आउटपुट के किसी भी गेट के लिए इनपुट और आउटपुट सभी वैल्यूज को एक साथ शो कर देता है। उसी को हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। तो इसमें देखो 0 0 यानी 0 + 0 कितना होगा, तो ये प्लस एक्चुअली है नहीं, लेकिन अगर आप प्लस के सेंस से भी जोड़ते हैं तो 0 + 0 0 ही होता है। लेकिन हमें कौन सा सेंस अप्लाई करना है, हमें यहाँ पे और ऑपरेशन अप्लाई करना है। और ऑपरेशन से अगर आप देखेंगे 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे 5, 0 का मतलब क्या है 5 यानी कुछ नहीं, 0 का मतलब क्या है 5 अगर हम सेट से देखें तो, और प्लस का मतलब है यूनियन। क्लियर हो गया, 5 यूनियन 5 हमेशा क्या होगा 5 होगा। तो 0 + 0 = 0, इस तरह से। फिलहाल यहाँ पे हमने लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 0। अगर a 1 हो जाए तो 1 + 0, तो साधारण जो गणित है उससे भी तो 1 ही होगा। और ऐसे देखो 1 का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट यूनियन 5 दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है भाई, यानी एक मैक्सिमम एक मिनिमम में जब आर ऑपरेशन कराओगे तो हमेशा क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। इसी तरह से 0 + 1 = 1 होगा, और दोनों मैक्सिमम होंगे तो उनका भी आर ऑपरेशन 1 + 1 = 1 हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, ये इसका ट्रुथ टेबल है। इसी तरह से आप देखेंगे तो जो दूसरा ऑपरेशन है, दूसरा गेट है, उस गेट का नाम है एंड गेट। देखो ये है एंड गेट, ठीक है। एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन a.b = y, एक्चुअली ये डॉट नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, बल्कि ये एंड ऑपरेशन है। और ये जो एंड है वो सेट थियरी के इंटरसेक्शन से एंड लिया गया है। इसका ट्रुथ टेबल अगर हम लोग बना लेते हैं तो आप देखेंगे a यहाँ पे है, b यहाँ पे है, y यहाँ पे है, 0 0 0 × 0 0 1 × 0 0 और 0 × 1 0 और इसके बाद 1 × 1 = 1। तो अगर आप डिफिनीशन की बात करते हैं तो एंड गेट ऐसा गेट होता है जिसमें किसी भी एक इनपुट के, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई एक इनपुट मैक्सिमम होगा तो आउटपुट हमेशा मैक्सिमम मिलेगा। यह है आर गेट। एंड गेट क्या है, जब भी कोई एक इनपुट मिनिमम होगा, जब भी कोई एक इनपुट मिनिमम होगा तो हमेशा ये क्या मिलेगा, मिनिमम मिल जाता है। ये है आपका एंड गेट। इसके बाद नंबर आता है, एक है नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट क्या है, ये देखो ये है नॉट गेट, जिसमें हमेशा एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। ठीक है, तो ए मान लिया, वाई हमने आपसे बताया था कि कॉम्प्लीमेंट है, इसे बार से लिखा जाता है, ए बार = वाई। तो अब जैसे कि आपने फाई का कॉम्प्लीमेंट, अब सेट थ्योरी पढ़ा है तो फाई का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, फाई का कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो आपको क्या मिल जाता है, यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो फाई मिल जाता है। मतलब क्या हुआ कि कुछ नहीं का उल्टा होता है सब कुछ, और सब कुछ का उल्टा होता है कुछ नहीं। तो ऐसे इसका जो ट्रुथ टेबल आप बनाएंगे, इसमें क्या होगा, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे वाई हो गया, 0 ले लिया, 0 का बार मतलब उसका उल्टा 1 हो गया, 1 ले लिया, 1 का बार उसका उल्टा 0 हो गया। तो इस तरह से तीनों जो फंडामेंटल गेट्स हैं उनका ट्रुथ टेबल और सिंबल और साथ में बूलियन एक्सप्रेशन तीनों हमने दिखा दिया। बोर्ड स्टैंडर्ड का बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, और जिसे ये आएगा क्वेश्चन कर लेगा बड़े आसानी से। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ गेट की बात आती है, तो हम देखो एंड के साथ इस नॉट को जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है नैंड गेट। याद रखिएगा क्या मिल जाता है, नैंड गेट। जब हम एंड के साथ नॉट को जोड़ते हैं, मतलब साफ है कि हम जोड़ते कैसे हैं, जरा देख लो ध्यान से। ये देखो ऐसे जोड़ दिया एंड के साथ नॉट, तो बन के तैयार हो जाता है नैंड गेट। क्या तैयार हो जाता है, नैंड गेट। और नैंड गेट का ये सिंबल बन जाता है, ये वाला सिंबल यहाँ पे लूप को हम यहाँ लगा देते हैं तो ये नैंड गेट बन जाता है। इसी तरह से जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कौन है ये, आर है और नॉट को, आर और नॉट को जब ऐड करेंगे, ये देखो भाई ध्यान से, ये देखो ध्यान से, ये है आपका
आर गेट और इसके साथ हमने जोड़ दिया ये नॉट गेट, तो ये बन के तैयार हो जाता है, यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ये बन के तैयार हो जाता है नॉर गेट। इसका नाम क्या है? नॉर गेट। क्या नाम है इसका? नॉर गेट। अब ये जो दो गेट बन के तैयार हुए कॉम्बिनेशन की वजह से, इनको हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गेट कहते हैं। इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट कहते हैं क्योंकि इनके द्वारा, इन्हीं के द्वारा हम केवल नॉर गेट्स के द्वारा तीनों फंडामेंटल गेट्स को प्राप्त कर सकते हैं। यानी नॉर गेट से आर गेट, नॉर गेट से एंड गेट, नॉर गेट से नॉट गेट, ये तीनों फंडामेंटल गेट हम प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गेट। इसी तरह से नैंड गेट के द्वारा भी हम एंड गेट प्राप्त कर लेते हैं, और गेट प्राप्त कर लेते हैं और नॉट गेट भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भी इसका भी नाम क्या है? यूनिवर्सल गेट। मतलब साफ हो गया कि तीन फंडामेंटल गेट होते हैं, उसमें आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट, और दो यूनिवर्सल गेट होते हैं। इसमें से एक का नाम है नैंड गेट और एक का नाम है नॉर गेट। और मैं फिर से एक बार कहता हूं, जितना मैंने बता दिया इतने ही में से एक क्वेश्चन की 100% गारंटी है नीट के अगली परीक्षा में आप पेपर मिला लीजिएगा, यह बात याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखें आप, हम ये मिटाएंगे। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा था? केवल इतनी सी बात कह रहा है कि इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा। ऑप्शन में 4 अभी देखा क्वेश्चन में आपने कि 4 दिया हुआ है ट्रुथ टेबल, चारों ऑप्शन में ट्रुथ टेबल दिया है। कौन सा ट्रुथ टेबल इसको फॉलो कर रहा है, बस इतनी सी बात है। इसका तरीका सबसे अच्छा ये होता है कि जो ऑप्शन है उसी को फॉलो कराइए। तो ऑप्शन में आप देखेंगे कि पहला वाला जो पार्ट है हर ऑप्शन का, सब में 0 0 0 ही दिया है। ए भी 0, बी भी 0 और वाई भी 0, सब में शायद नहीं, सॉरी, ऑप्शन को आप देखेंगे तो ए और बी में ए 0 है, बी 0 है और वाई भी 0 है, पहले ऑप्शन में और दूसरे ऑप्शन में। तीसरे ऑप्शन में ए 0 है, बी 0 है और वाई 1 है, और चौथे में भी यही है। तो पहले हम इसी को चेक करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, ए का मान 0 रख देते हैं और बी का मान भी 0 रख देते हैं। तो जब ये नॉट गेट को क्रॉस करेगा तो 0 का बार हो जाएगा, और 0 का बार होगा तो 1 बन जाएगा। यहाँ 0 का बार होगा तो 1 बन जाएगा। यहाँ देखो क्या बना, ये नॉर गेट है, जैसा कि अभी आपको दिखाया गया था। ये आर गेट नहीं है, आर गेट होता तो ये लूप ना होता। अब ये नॉर गेट है, तो नॉर गेट का मतलब कि पहले आर फिर नॉट। तो पहले आर कराओगे इसका तो 1 + 1 होगा, 1 + 1 = 1 होगा, और उसका बार करा दोगे तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। इसका मतलब जो भी ट्रुथ टेबल होगा उसमें पहली जो लाइन है उसमें क्या है? a = 0, b = 0 और y = भी 0 होना चाहिए। इस तरह से दो ऑप्शन अपने आप छट गए, तीसरा और चौथा आंसर नहीं हो सकता। अब बचा हुआ है पहला और दूसरा। तो पहले और दूसरे ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि पहले वाले में, पहले ऑप्शन में दूसरी लाइन में ट्रुथ टेबल में 0 दिया है a का मान, b का मान 1 दिया है और रिजल्ट यानी y का मान 0 आया हुआ है। जो ऑप्शन नंबर 2 है उसमें a का मान 0 दिया है, b का मान 1 दिया है और y का मान भी 1 दिया है। अब यहीं से हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम वही इनपुट देते हैं, a के जगह पे 0 और b के जगह पे 1। तो a को हम 1 ले लेते हैं और b को 0 ले लेते हैं। सॉरी, a को 0 और b को 1 रखना है। a को 0 ले लिया, b को 1 रखना है। तो 0 का बार यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 का बार यहाँ 0 आ जाएगा। अब देखो नॉर गेट क्रॉस करने का मतलब 1 + 0 और उसका बार, यानी पहले आर फिर नॉट। तो 1 + 0 1 हो गया और उसका बार क्या हो गया? 0 हो गया। यानी दूसरी वाली लाइन में a = 0, b = 1 पर आंसर होना चाहिए 0। अब जिसमें 0 आंसर होगा वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले वाले में a का मान 0, b का मान 1 और c का और y का मान 0 आया हुआ है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। ऑप्शन आप देख रहे हैं और आप जज कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। तो इस तरह से यानी बेसिक नॉलेज अगर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो सारे क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में आते हैं, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, यह इलेक्ट्रॉनिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 ये इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने है। आप देखें ये क्या है, यह भी बेस्ड क्वेश्चन है टोटल। ये बेस्ड क्वेश्चन क्या था कि इसमें कह रहा था कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज ए फॉरवर्ड बायस्ड डायोड। आपके सामने दिख रहा क्वेश्चन और इसमें कह रहा है कि कौन सा फॉरवर्ड बायस्ड डायोड है। अब हमें ये जानना है कि फॉरवर्ड बायस्ड होता क्या है। कुछ नहीं है इसमें। हम यहां चर्चा करने जा रहे हैं पीएन जंक्शन का, ठीक है भाई, पीएन जंक्शन डायोड, इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। जो पीएन जंक्शन डायोड है, अब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे हल्का सा। यह एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। दोनों को मिलाकर हम जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद जो डिवाइस तैयार हो जाता है उसकी खासियत है कि वह वन वे होता है, वन वे। क्लियर हो गया ना, यानी वह एक दैशिक होता है। तो उस डिवाइस का नाम है पीएन जंक्शन। क्लियर। पीएन जंक्शन में आप देखेंगे कि जो पी है ये पॉजिटिव टाइप का पोल डेवलप करता है, ठीक है भाई। ये देखो ये पीएन जंक्शन बन जाता है, ये पी है और ये एन है, तो ये पॉजिटिव टाइप का जब डेवलप करता है पोल और ये नेगेटिव टाइप का पोल डेवलप करता है। तो जब हम क्या करते हैं, जब इसे हम सर्किट से जोड़ते हैं, इसका सर्किट पूरा करते हैं, इसे किसी बैटरी से जोड़ते हैं, तो हमारे पास दो तरीके हैं जोड़ने के। पहला तरीका ये है कि पी यानी जो पॉजिटिव टाइप का पोल है इसको बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ा जाए और जो निगेटिव है उसको निगेटिव से जोड़ दिया जाए। तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। फिर से एक बार सुनिए, जब पी, देखो ध्यान दो, एन के रिस्पेक्ट में पी मोर पॉजिटिव हो, अधिक धनात्मक, एन के रिस्पेक्ट की बात हो रही है, एन के रिस्पेक्ट में पी मोर पॉजिटिव हो, तो ऐसे केस में ये बन जाता है फॉरवर्ड बायसिंग। और जब इसका उल्टा हो जाए, यानी एन को ऋण से जोड़ दिया जाए, पी को धन से जोड़ दिया जाए, या फिर ये एन को, ये जो ये नेगेटिव पोल है इसको पॉजिटिव पोल से जोड़ दिया जाए बैटरी के, यानी ऐसे जोड़ दिया जाए, ये देखो ऐसे जोड़ दिया जाए। जब ऐसे जोड़ दिया जाएगा तो ऐसे केस में यह जो बायसिंग होगी उसको हम कहेंगे रिवर्स्ड बायसिंग। रिवर्स बायसिंग का डेफिनेशन जो है आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर पी पोल की तुलना में रिस्पेक्ट में एन पोल मोर पॉजिटिव हो जाए तब क्या हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग हो जाएगा। क्लियर। और एन पोल की तुलना में रिस्पेक्ट में पी पोल मोर पॉजिटिव हो जाए तो वहां पर फॉरवर्ड बायसिंग होगा। तो एक आध एग्जाम्पल मैं दिखा दूं आपको। जैसे मान लो यहाँ, हाँ एक चीज और जानना है, जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका ध्यान दीजिए, उसका सिंबल, सर्किट सिंबल ये होता है। पीएन जंक्शन डायोड का सर्किट सिंबल ये होता है। ये P को शो करता है, ये N को शो करता है। अब हम इसको 0 वोल्ट से जोड़ दें, इसको -2 से जोड़ दें। अब देखो यहाँ पे इसको हमने क्या किया, चलो इसको हम +2 से जोड़ दें, इसको -2 से जोड़ दें। यहाँ पे हमने एक बना लिया, इसमें 0 से जोड़ दें, इसको माइनस से जोड़ दें। यहाँ पे हमने बना लिया ये -2 वोल्ट से, और ये देखो +2 वोल्ट से जोड़ दिया, ये 0 से जोड़ दिया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो अभी मैंने इसको क्या किया, इसको 10 वोल्ट से जोड़ दिया, प्लस से +10 वोल्ट से, और इसको +5 वोल्ट से जोड़ दिया। ध्यान से समझिएगा। तो एक तो हमें ये जानना था कि सिंपली प्लस और माइनस, उससे जांच करनी थी, और एक है रिलेटिव प्लस माइनस जानना था। ये देखो -2 है और ये +2 है, तो ये P वाला, P जो पोल है ये प्लस से जुड़ा है और ये जो नेगेटिव पोल है वो माइनस से जुड़ा है, तो सीधे फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। ये देखो 0 से है, ये माइनस से है, तो 0 इज मोर पॉजिटिव देन -2, यानी P यहाँ पे मोर, इसके रिस्पेक्ट में मोर पॉजिटिव है, इसलिए ये भी क्या हो गया, ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायसिंग। यहाँ देखिए ये 0 है, ये +2 है, इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो +2 इज मोर पॉजिटिव देन 0, तो ये फिर से क्या बन गया आपका, फिर से बन गया ये फॉरवर्ड बायसिंग। यहाँ देखो ये +5 है, ये +10 है, तो +10 इज मोर पॉजिटिव देन +5, therefore this combination is also forward biasing। ये सब फॉरवर्ड बायसिंग हो गए।
हमें ध्यान दें तो ये देखो, अब दूसरा जो रिवर्स बायसिंग है, ये -5 वोल्ट है, ये +5 वोल्ट है। तो ये P जो पोल है ये P पोल सीधे से नेगेटिव से, ये पॉजिटिव से, दोनों इक्वल है, इसलिए ये रिवर्स बायसिंग हो गया। दूसरा इसका सिस्टम हम तैयार कर सकते हैं। जरा देखो, इसको 0 से ऐड कर दिया और इसको +2 वोल्ट से ऐड कर दिया, तो हियर +2 वोल्ट इज मोर पॉजिटिव देन 0, देयरफॉर दिस कॉम्बिनेशन इज आल्सो रिवर्स बायसिंग। इसी तरह से और भी हम दिखा दें आपको बायसिंग पहचानने का तरीका। इसको 2 वोल्ट से जोड़ दिया, इसको 5 वोल्ट से, इसको 5 वोल्ट से प्लस जोड़ दिया और इसको +2 वोल्ट से जोड़ दिया, तब भी आप देख पाएंगे कि +5 वोल्ट इज मोर पॉजिटिव देन +2 वोल्ट, देयरफॉर दिस कॉम्बिनेशन इज आल्सो रिवर्स बायसिंग। तो आप बायसिंग समझ गए होंगे। और इसने पे अब कहीं भी कोई क्वेश्चन में आएगा बायसिंग पहचानने के लिए तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, अगर आपने ध्यान से इसको समझ लिया तो। अब जो आपका ऑप्शन है, केवल ऑप्शन ही देखना, ऑप्शन से ही पहचानना। तो अपने स्क्रीन पे ऑप्शन को आप ध्यान से देखें और उसमें आप देख रहे हैं कि पहले में जो P पोल है वह 0 वोल्ट से जुड़ा हुआ है और जो N पोल है वो -3 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। तो -3 वोल्ट इज मोर नेगेटिव देन 0 और 0 इज मोर पॉजिटिव देन -3। तो दिस कॉम्बिनेशन इज फॉरवर्ड बायसिंग। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग है। बाकी में किसी में भी आप देखेंगे तो आप देख लीजिए सब में वो रिवर्स बायसिंग जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है कि द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय। देखो, इसमें पूछा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है वह किसके द्वारा, किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा वेरीफाइड किया गया। तो पहला डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट, दूसरा है डी ब्रोगली, तीसरा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, चौथा है आइंस्टाइन्स। तो मैं बताऊं आपको कि सीधा सीधा ये आपका डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ाया जाता है। वहाँ पर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन को शो किया गया है। क्लियर हो गया ना। तो ये चीज़ है आपका, यानी पहला ऑप्शन आपका सीधे सीधे सही हो जाता है। तो इस तरह से 26 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। 28 और ये शेड्यूल बन रहा 11वीं क्लास के क्वेश्चंस का। पेपर सॉल्व हो रहा है 2020 नीट का। उसमें कुछ हमने कोशिश किया था पार्टिसिपेट थोड़ा सा अलग अलग करने के लिए कि 11वीं का अलग हो जाए और 12th का अलग हो जाए। तो उस हिसाब से आज 11वीं वाले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन आ रहा आपके सामने स्क्रीन पर, उसको देखेंगे। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second of height of the tower. तो इसमें पूछा हुआ है कि टावर की हाइट क्या है। एक टावर है जिसके ऊपर से, अब जरा ध्यान दें, ऐसे एक टावर मान लीजिए हो गया। इस टावर के ऊपर से यहाँ से एक बॉल है जिसको फेंका गया नीचे की तरफ और फेंकने की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। और ये कहता है कि ये जो टावर का बेस है वहाँ पे हिट करता है 80 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। अब ऐसे केस में हम लोग टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है, टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है। क्लियर। अच्छा, ये आगे और देखिए इसमें क्या दिया है। हाँ, अब इसमें जी की वैल्यू हमें अपने से ले लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग अप्लाई कर दें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। हमें h फाइंड करनी है तो 2gh इज इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। उसके बाद देखें h इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2g। हम यहाँ वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। वी स्क्वायर, तो वी की वैल्यू है 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर अपान
2 इंटू 10। अब इसे सॉल्व करने का अच्छा तरीका ये है 80 प्लस 20 वर्गांतर वाला जो फार्मूला आपका है 80 माइनस 20 अपॉन 20 एंड दिस इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 100 और ये हो गया आपका 60 और ये बच गया 20, ये पूरा 3 बार में कट गया, आ गया आपका 300 मीटर। तो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कि ये ऑप्शन नंबर ये 4th है, ये आपका सही हो जाता है। 4th में 300 मीटर दिया हुआ है। एकदम से बेसिक क्वेश्चन है, 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ये बार बार आपसे कहा गया है, इसका ध्यान रखना होगा कि जो भी हमारा सिलेबस है, अगर इंटरमीडिएट का सिलेबस थोड़ा सा 9th 10th का जो बेस है वो मजबूत हो छात्र का, और इंटरमीडिएट के सिलेबस को बढ़िया से पढ़ लेता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन वो अपने से सॉल्व कर लेगा, कहीं से भी अलग से कुछ नहीं करना है उसको। अगला जो क्वेश्चन है ये है 28 नंबर क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है कि 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 5 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम respectively are attached to the 2 ends of a rigid rod of length 1 meter with negligible mass. The center of mass of the system from 5 kg particle is nearly at a distance of, या ध्यान दें ये सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है। और किस तरह का क्वेश्चन है देखो आप, अगर एक लाइन पर बहुत सारे मासेज ऐसे रख दिए जाए M1 M2 M3 M4, ठीक है, और इनका जो डिस्टेंस है एक हम लोग मान लें पॉइंट ऑफ रेफरेंस ओरिजिन मान लेते हैं, तो x1 x2 x3 एंड अप टू सो ऑन। तो जो सेंटर ऑफ मास होता है यहाँ पे फार्मूला x बार इज इक्वल टू, ठीक है भाई, समेशन mi xi अपॉन समेशन mi। इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर देते हैं, ध्यान से देखें आप। x बार इज इक्वल टू, तो यहाँ पे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है, mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस mn। यहाँ देखिए समेशन जो होता है, अगर हम यहाँ लिख दें i इज इक्वल टू 1 to n, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, इसका समेशन को तोड़ दिया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब ये जो क्वेश्चन में दिया है इसको आप देखें कि 2 ही मास हैं जो एक रॉड है उसके एंड पॉइंट्स पर रख दिए गए हैं। एक 5 किलोग्राम का है और एक 10 किलोग्राम का है, और यहीं से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछ रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ मान लो सेंटर ऑफ मास है, तो यह जो डिस्टेंस है मान लीजिए x1 है, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपका x2 है, क्लियर। तो ये दिया हुआ ऑलरेडी 1 मीटर, ध्यान दीजिएगा। तो जो फार्मूला सेंटर ऑफ मास का होगा x बार इज इक्वल टू, यहाँ 2 मास है m1 x1, फार्मूला 2 वाला बना दिया जाए, m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2। सीधे 11th के सिलेबस पे डिपेंड है, सेंटर ऑफ मास का सीधा सीधा फार्मूला है, कोई कंसेप्ट यहाँ नहीं है। वैल्यू पुटअप करते हैं m1 यानी 5 इंटू इसको, इसकी पोजीशन यहीं से हम लोग मेजर करने वाले हैं, तो इसकी जो पोजीशन हो जाएगी ये 0 हो जाएगी। m2 10 है, x2 यहाँ पे पूरा का पूरा 1 मीटर है, अपान 1 मीटर हो गया, अपान यहाँ पे m1 प्लस m2, तो m1 का मान 5 है, m2 का मान 10 है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आया 10 अपान 15 एंड दिस इज इक्वल टू 2/3। क्लियर है ना भाई। और ये आया 0.67 मीटर,
और इसको लिख सकते हैं 67 सेंटीमीटर नियर अबाउट। तो इसको अगर आप ध्यान से ऑप्शन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन है, उसको देखें तो आपको मिल जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड, जो 67 सेंटीमीटर 67 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस तरह से सीधा सीधा क्वेश्चन ये है। आपको फिर मैं एक बार बता दूं कि 2020 में 2020 में नीट 2 फेज में हुआ था, फेज फर्स्ट एंड फेज सेकेंड। दोनों पेपर मिलाकर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी हम 90 क्वेश्चन टोटल करेंगे 2020 का हम 90 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से हम लोग कर चुके 29 क्वेश्चन। अब नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 30। अब क्वेश्चन नंबर 30 को देखा जाए तो जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसको ध्यान से देखना है कि व्हाट इज द डेप्थ एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन को आप देखें। ड्यू टू ग्रेविटी becomes 1/n time the value that at the surface of the earth, radius of earth is equal to r। एक चीज ध्यान दें, ये हमने बना लिया अर्थ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया अर्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस से ऊपर भी जाने पर, ऐसे यहाँ से अगर हम h हाइट ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर g डैश हो जाता है और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो ये जो g डैश की वैल्यू होती है वो हो जाता है g/1 + h/r। ये देखिए जो अर्थ का रेडियस है वो है r होल स्क्वायर। क्लियर। अब ऐसे ही एक फार्मूला है, अगर हम अर्थ सरफेस से नीचे आ जाते हैं, ठीक है, और डी डेप्थ नीचे आ जाते हैं, तो और यहाँ पर जी डैश एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाए एस डी डेप्थ पर, तो ये फार्मूला बनता है जी डैश इज इक्वल टू g1 + 1 - d/r। ये फार्मूला है। क्लियर हो गया। तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा था कि ऐसा डेप्थ निकाल दीजिए जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस के एक्सेलरेशन का 1/n टाइम हो जाए, यानी g/n, g1 - d/r। सीधा सीधा क्वेश्चन आप देखो, g से g कैंसिल हो जाता है, यहाँ फाइनली बचता है 1 - d/r। d/r को हम इधर ले आते हैं, 1 - 1/n हो जाएगा। फिर इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, n - 1/n आ जाएगा। अब देखो d निकालना सीधा सीधा मामला है, तो r × n - 1/n। एकदम सीधा क्वेश्चन, कहीं से भी आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा लगेगा जब आप कहेंगे बहुत टेक्निकल है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सारे क्वेश्चन सीधे सीधे फार्मूले पे बेस्ड है, एक भी क्वेश्चन कहीं से कोई टेक्निक नहीं रखता। ये ऑप्शन देखेंगे अपने स्क्रीन पर आप, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही साबित हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 पर। अब ये चीज जो मैंने यहाँ बताया, ये ऊपर हाइट की तरफ जाने पर ये फार्मूला बनता है और डेप्थ के लिए ये फार्मूला बनता है। दोनों हमने बता दिया। इस पर क्वेश्चन फिर अगले वाले परीक्षा में जो नीट 2021 होगा उसमें भी पूछा जाएगा, तो दोनों मैंने इसीलिए आपसे बता दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए। तो ये देखिए, ये अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में क्या दे रहा था कि ये पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग notices through the window of height 1.5 meter a ball dropped from the roof of the building crosses the window in 0.1 second. What is the velocity of the ball when it is at the topmost point of the window? देखो बहुत सिंपल सा मामला है। एक आदमी है, फर्स्ट फ्लोर पर है और एक विंडो को देख रहा है और ये नोटिस करता है, जैसे कि मान लो कि ये विंडो है, ठीक है भाई,
ये विंडो है ऐसे, ये विंडो है, ठीक है भाई, ये विंडो। और वो नोटिस क्या करता है कि एक बॉल जो छत से गिर रहा है, इस विंडो को यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो गिरता है और इसे 0.1 सेकेंड में पार कर जाता है। और विंडो की जो हाइट है ये है 1.5 मीटर। तो कह रहा है ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट इन विंडो का है, और ये देखो खास बात क्या है कि ये जो बॉल है या जो भी है ऊपर से गिर रहा है, लेकिन गिरते समय जब वो विंडो के ऊपरी सतह पे आता है तो वहां से लेकर निचले सतह तक वह आदमी नोटिस करता है कि 0.1 सेकेंड में उस दूरी को वह क्रॉस कर जाता है। अब वो विंडो की हाइट 1.5 सेकेंड है, तो ये वर्टिकल मोशन का सीधा सीधा क्वेश्चन बना, जहां पे हमें u = मालूम नहीं है, लेकिन टाइम हमें मालूम है 0.1 सेकेंड का, हाइट हमें मालूम है 1.5 मीटर का, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं ut + हाफ gt², इसमें वैल्यू पुट अप कर देते हैं 1.5 0.1 इंटू u एंड प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 0.1 का स्क्वायर, ये बन के तैयार हुआ। 2 1 जा 2, 2 5 जा कैंसिल हो गया। अब 1.5 = 0.1 u एंड प्लस यहाँ पे देखें आप 5 इंटू 0.01। क्लियर। हम सबसे पहले क्या करते हैं, पे 0.1 है तो 0.1 से पहले हम इसमें डिवाइड कर देते हैं पूरे को, तो ये 15 हो जाएगा और ये u हो जाएगा, और यहाँ से ये 0.1 बचेगा तो ये 0.5 बच जाएगा, इसलिए u = हो जाएगा 15 - 0.5 एंड दिस इज इक्वल टू 14.5 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर बन जाएगा। तो अब अगर आप ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर 3 14.5, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है, 14.5 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखा है आप। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए क्या हो रहा है, इसमें 3 identical spheres each of mass M are placed at the corners of a right angle triangle with mutually perpendicular sides equal to 2 meter. Taking the point of at intersection of the two mutually perpendicular sides as the origin, find the position vector of center of mass। देखो इसमें डायग्राम भी दिया हुआ है, ऐसे दिया है कि ये ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे M मास रखा हुआ है, यहाँ भी एक M मास रखा हुआ है, यहाँ भी एक M मास रखा हुआ है। यह साइड जो परपेंडिकुलर हैं ये दोनों ही 2 मीटर के हैं, ऐसा कह रहा है। इसको कह रहा है कि ओरिजिन मानकर आप पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का बता दीजिए। तो यहाँ पर 3 मासेज हैं, तो हम क्या करते हैं, R1 पोजीशन ऑफ दिस M with respect to O and this is A and this is B, ठीक है। with respect to O is equal to 0। वजह क्या है आप सब समझ रहे हैं, क्योंकि यहीं से हम यही पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमने मान लिया। अब हम R2 की वैल्यू निकालने वाले हैं, R2 इसकी पोजीशन को मान लेते हैं, तो इसका जो आप देखेंगे ये हो जाएगा 2 0 इसका कोऑर्डिनेट, तो 2i, ठीक है, एंड प्लस 0 इंटू जे वेक्टर फॉर्म में ही हम निकाल देते हैं, तो यहाँ से सीधे सीधे आ गया 2i, तो R2 = 2i।
इसी तरह से R3 की वैल्यू जब निकालेंगे तो आप देखेंगे ये इसका जो 0 2, तो ये हो जाएगा 0 इंटू आई एंड प्लस 2j, यानी फाइनली आ गया 2j। और वेक्टर फॉर्म में जो सेंटर ऑफ मास है r बार इज इक्वल टू, या r इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 एंड प्लस m3r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब देखिए ये कैपिटल M इंटू 0 हो जाएगा r1 प्लस कैपिटल M इंटू 2i एंड प्लस कैपिटल M इंटू 2j अपॉन M प्लस M प्लस M। आप देखेंगे यहाँ पे 2m हम कॉमन ले सकते हैं, i प्लस j बच गया, ये तो 0 हो गया। नीचे देखेंगे तो ये 3m है, ठीक है भाई। और फिर आपने क्या देखा, m से m कैंसिल हो जाता है, 2/3 i प्लस j, यह पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाता है। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है, इसमें भी कोई टेक्निक नहीं है, सीधा सीधा फार्मूला है ये। अब आप देखेंगे जो ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, उसमें आपको कौन सा क्वेश्चन कौन सा आपको दिख रहा, ये 4th पार्ट, तो आपका हो गया 4th पार्ट आंसर। क्लियर, 4th ऑप्शन हो गया आपका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की बात हम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आप देखें। 33 में क्या कहता है कि ए लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस इफ एंगल ऑफ कंटैक्ट इज। हाँ ध्यान दें, इसमें एंगल ऑफ कंटैक्ट के विषय में थोड़ा सा हमें जानना है। एंगल ऑफ कंटैक्ट जो होता है, पहले इसे हम लोग समझें कि ध्यान दें, यहाँ पे हमने एक सॉलिड लिया और उससे एक कंटेनर बना लिया। इस कंटेनर में एक लिक्विड ले लिया, तो यह जो लिक्विड है ये 3 तरह से इसका सरफेस बन सकता है। ये देखिए ऐसे ऐसे लिक्विड का सरफेस हमने बना दिया। तो यहाँ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये देखो यहाँ पर जो ये आपका सरफेस बना है लिक्विड का, टैंजेंट एट लिक्विड सरफेस, यहाँ पे ये टैंजेंट बनेगा, ठीक है। एंड सॉलिड सरफेस पर टैंजेंट अंदर की ओर, लिक्विड के अंदर की ओर, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन जाता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। यह जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये 3 तरह से बनता है, ध्यान दें। दूसरा केस हम यहाँ बना लेते हैं, तो कुछ ऐसे बन सकता है, ध्यान दीजिए, ऐसे, ठीक है भाई। दूसरा केस ऐसे बन सकता है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और यहाँ लिक्विड के सरफेस पर हमने टेंजेंट बना दिया, स्पर्शी बना दिया, और ये जो सॉलिड है उसके सरफेस पर टेंजेंट अंदर की ओर बना दिया। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यहाँ पे आप देखेंगे थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है। क्लियर। तो यहाँ पे जब एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री होता है तब वो जो सॉलिड है उसको वेट कर देता है, भिगोता है। क्लियर हो गया। जैसे जो ग्लास रॉड है उसको वाटर में अगर आप डालते हैं तो वाटर ग्लास रॉड के साथ चिपक जाता है, उसको भिगो देता है। लेकिन उसी ग्लास रॉड को अगर हम मरकरी में डाल देते हैं, पारे में डालते हैं, तो पारा उस ग्लास रॉड को नहीं भिगोता है। तो दोनों में फ़र्क ये है कि ग्लास और वाटर के साथ जो कांटेक्ट एंगल बनता है लेस देन 90 डिग्री होता है,
और यहाँ पर मरकरी और ग्लास रॉड के बीच में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। तो वेट करने के लिए लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, वेट नहीं करने के लिए ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें देखिए बस ऑप्शन पहचानना है, बाकी तो मैंने बता दिया कि ए लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज, पहला 0 डिग्री, दूसरा इक्वल टू 45 डिग्री, तीसरा इक्वल टू 60 डिग्री, ग्रेटर दैन 90 डिग्री। वेट नहीं कर रहा, भिगो नहीं रहा, तो इसका मतलब ग्रेटर दैन 90 डिग्री होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये पार्ट 6 समाप्त होता है। आगे फिर कल अगले वीडियो के साथ फिर हम आपसे मिलते हैं, और आप इसे ध्यान से देखते रहें, तैयारी भी करते रहें। इसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन है उसके साथ साथ कुछ कंसेप्ट भी बताया जा रहा है, कुछ